Good morning, ninth class. Today we will do your topic 8.6, that is speed of sound in different mediums. स्पीड ऑफ साउंड, जो साउंड की स्पीड है वो अलग अलग मीडियम में कैसी होती है। जो पिछले टॉपिक से हमने पढ़ा है कि सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैस में, तीनों में साउंड की स्पीड अलग अलग होती है। सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होती है साउंड की? सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में कम होती है और गैसेस में सबसे कम होती है। ठीक है, सॉलिड में जो आपकी साउंड है वो सबसे तेज ट्रेवल करती है। ठीक है, सॉलिड्स में। तो आज हम पढ़ेंगे स्पीड ऑफ साउंड के बारे में। अब देखो, द स्पीड ऑफ एनी मैकेनिकल वेव, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव डिपेंड्स अपॉन बोथ इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम एंड द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। ठीक है, इनर्शियल अब देखो, कोई भी मीडियम है, ठीक है, उसमें से साउंड को ट्रैवल करना है या लाइट वेव को ट्रैवल करना है। कोई भी वेव हो, चाहे वो ट्रांसवर्स हो चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो। ट्रांसवर्स जैसे लाइट वेव है, दैट इज़ ट्रांसवर्स वेव। जो साउंड वेव है दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल वेव। किसी भी वेव ने ट्रैवल करना हो, ठीक है, कोई भी तरह की वेव हो, तो उस वेव की स्पीड किस पे डिपेंड करेगी? उस मीडियम पे। मीडियम की कौन कौन सी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगी? मीडियम की ये वाली दो प्रॉपर्टीज़ पे। एक तो मीडियम की इलास्टिसिटी पे डिपेंड करेगी, कोई भी मीडियम कितना इलास्टिक है उस पर डिपेंड करेगी कि वेव की स्पीड कितनी है। और डिपेंड करेगा डेंसिटी ऑफ द मीडियम, और मीडियम कितना डेंस है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो रिमेंबर वन थिंग कि कोई भी वेव है, चाहे वो साउंड वेव की बात करो या लाइट वेव की, जब वो किसी मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड कितनी है वो डिपेंड करेगा मीडियम की इलास्टिसिटी कितनी है एंड मीडियम की डेंसिटी कितनी है। ठीक है, अब हम साउंड वेव्स की बात करेंगे। साउंड वेव भी इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है एंड डेंसिटी पे डिपेंड करती है, लेकिन फॉर्मूला कैसा है? साउंड वेव की स्पीड का फॉर्मूला क्या है? इलास्टिक प्रॉपर्टी डिवाइड बाय इनर्शियल प्रॉपर्टी। मतलब इनर्शियल प्रॉपर्टी कौन सी है यहाँ पे? डेंसिटी। इलास्टिक प्रॉपर्टी या ये वाली है, ये इनर्शियल प्रॉपर्टी है। तो क्या है? स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, इन एनी मीडियम दैट इज रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ रूट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दैट मीडियम डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम। ये फॉर्मूला आपने समझ लेना है। ठीक है, ये क्या है? स्पीड किस पे डिपेंड करती है? इलास्टिक प्रॉपर्टीज पे एंड डेंसिटी पे। रूट ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टीज डिवाइड बाय डेंसिटी। ठीक है, अब देखो, अगर हम सॉलिड का केस ले तो हम इलास्टिक प्रॉपर्टीज को y एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। y क्या होता है? दैट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ सॉलिड। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? यंग्स मॉडुलस एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो रिप्रेजेंट करती है कि कोई भी सॉलिड कितना इलास्टिक है। जैसे आप रबड़ ले लोगे, वो उसमें कितनी इलास्टिसिटी है, ठीक है, या कोई और चीज़ ले लोगे, ठीक है, उसमें कितनी इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं किसी सॉलिड में, उसको हम y मतलब यंग्स मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट्स वाई हमने इलास्टिक प्रॉपर्टी को सॉलिड में y से रिप्लेस कर दिया, और डेंसिटी तो हमें पता है रो, ये रो कांस्टेंट है, वही रहेगी। ठीक है, ये किसकी बात है? सॉलिड्स की, जहाँ पे हम इलास्टिसिटी को, इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? यंग्स मॉडुलस से। ठीक है, y से। अब जब हम फ्लूइड की बात करेंगे, फ्लूइड में लिक्विड भी आ गया, गैस भी आ गया। जब फ्लूइड की बात करेंगे तो इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर B इज़ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस भी क्या है? इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन किसकी इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करेगा? फ्लूइड की इलास्टिसिटी को। ठीक है, जब सॉलिड की इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करना है तो हम y यूज़ करेंगे, दैट इज़ यंग्स मॉडुलस। जब फ्लूइड की इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करना है, वी यूज़ अ कांस्टेंट b, दैट इज़ बल्क मॉडुलस। ठीक है, डिवाइड बाय रो क्या है? डेंसिटी ऑफ दैट। यहाँ पे सॉलिड की डेंसिटी, यहाँ पे लिक्विड फ्लूइड की बात करेंगे तो फ्लूइड की डेंसिटी। ठीक है, ये सीधे सीधे फॉर्मूले हैं, यू हैव टू रिमेंबर। उसके बाद अब देखो, न्यूटन ने सबसे पहले क्या बोला? न्यूटन ने बोला कि जब भी कोई साउंड वेव ट्रेवल करती है किसी भी गैस में, ठीक है, कोई भी गैस है, जब उसके बीच में साउंड वेव ट्रेवल करती है तो उस टाइम पे कौन सी कंडीशन होती है? आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल क्या होता है? देखो, अब मेरे पास क्या है? कंटेनर में गैस है, गैस मॉलिक्यूल्स है। मान लो इन गैस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस है।
जब इसमें से साउंड वेव्स ट्रेवल करेंगी, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, मीडियम का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अगर 6 डिग्री सेल्सियस है, चाहे इसमें से वेव ट्रेवल कर रही थी तब भी 6 डिग्री है, अगर नहीं वेव ट्रेवल कर रही तब भी 6 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या है कि वेव चाहे ट्रेवल कर रही है लेकिन उसका गैस का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल, ठीक है, प्रोसेस। जिस प्रोसेस में टेम्परेचर ना चेंज हो वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। तो उन्होंने बोला, ये किसने बोला था, न्यूटन ने बोला था, ठीक है। जब न्यूटन ने ये बताया तो उसने बोला टेम्परेचर चेंज नहीं करता गैस का, चाहे उसमें से साउंड वेव ट्रेवल करें, तो उस कंडीशन को हम आइसोथर्मल कंडीशन कहेंगे। उस केस में आके आपका ये जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है ना, जो इलास्टिक प्रॉपर्टी लिखी है जिसको आपने बी और वाई में रिप्रेजेंट किया था, इलास्टिक प्रॉपर्टी इक्वल आ जाती है प्रेशर ऑफ गैस। यहाँ पे हम गैस की बात कर रहे हैं। अगर आइसोथर्मल कंडीशन है उस केस में आपकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ को आप सीधा ही उस मीडियम, उस गैस में, जिस गैस से वो पास कर रही है साउंड वेव, उसके प्रेशर के इक्वल रख दोगे, ठीक है। इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द गैस इज इक्वल टू इट्स प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू के इक्वल ही आ जाएगी जब कंडीशन कौन सी होगी, आइसोथर्मल कंडीशन, मतलब गैस का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो उस केस में हमें यहाँ पे, जहाँ पे हमने ई इलास्टिक प्रॉपर्टी ली थी, तो हम गैस में उसको सीधा पी प्रेशर लिख देंगे, डिवाइड बाय डेंसिटी तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। प्रेशर डिवाइड बाय डेंसिटी आ जाएगा। ये कौन सा केस कर रहे हैं हम, गैस का केस कर रहे हैं जब टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, उसमें इलास्टिसिटी को हमने प्रेशर ऑफ द गैस से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो क्या आ गया मेरे पास, P ओवर रो। अब नॉर्मल कंडीशंस देखो, हमारा मान लो हमारी अर्थ पे नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है, रूम टेम्परेचर जैसे 25 डिग्री सेल्सियस हो गया नॉर्मल टेम्परेचर। जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है एयर का नॉर्मल, तो उस टाइम पे एयर का प्रेशर कितना होता है, वैल्यू प्रेशर की कितनी आती है, इतनी, ठीक है। ये प्रेशर की वैल्यू है इन नॉर्मल कंडीशन। जैसे आप रूम में बैठे हो तो अभी आपके ऊपर एयर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, और वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, ये वैल्यू है प्रेशर की। और एयर की डेंसिटी कितनी है, ये भी कांस्टेंट है। जब नॉर्मल टेम्परेचर, अभी मैं रूम में बैठी हुई हूँ तो मेरे पे एयर का प्रेशर कितना लग रहा है, उसकी वैल्यू ये है, और एयर की जो डेंसिटी है वो इतनी है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड मैंने निकालना है, तो मैंने प्रेशर की वैल्यू पुट कर दी जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होती है, और डेंसिटी ऑफ द गैस की वैल्यू पुट की। जब मैंने दोनों वैल्यूज़ पुट की तो मेरे पास स्पीड ऑफ साउंड आ गई 280 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो, लेकिन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इतनी नहीं होती, कितनी वैल्यू होती है, 331 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, जो न्यूटन के अकॉर्डिंग हमने कौन सा आइसोथर्मल प्रोसेस लगा के ई को पी से रिप्लेस करके वैल्यूज पुट करके जो वैल्यू निकाली है वो हमारी एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंट आ रही है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ी है जिसके कारण ये वैल्यू जो है डिफरेंट आ रही है। तो फिर क्या, फिर 1816 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जिनका नाम था लैप्लस। उन्होंने क्या कहा कि जब कोई गैस में से साउंड वेव पास करती है तो उसका टेम्परेचर चेंज करता है। आइंस्टाइन ने बोला था टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा, तो उसने आइसोथर्मल कंडीशन ले ली। तो क्या है, लैप्लस ने क्या बोला, लैप्लस ने बोला कि जब भी किसी गैस में से पास करेगी आपकी साउंड वेव तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा। चेंज होके चाहे वो 7 डिग्री हो जाए, 7 पॉइंट समथिंग हो जाए, या 8 डिग्री हो जाए, कितना भी हो जाए, लेकिन चेंज जरूर होगा। उसने कहा टेम्परेचर चेंज होगा। लेट्स कम नेक्स्ट पेज। तो उसने कहा कि टेम्परेचर तो चेंज होगा, लेकिन बट जो एडियाबैटिक कंडीशन है वो फॉलो करेंगे। एडियाबैटिक कंडीशन फॉलो करने का मतलब क्या है कि जो टोटल गैस है, मान लो एक पूरी गैस है, उसमें से साउंड वेव ट्रैवल कर रही हैं जब, तो सिस्टम में कोई भी हीट चेंज नहीं होगा, ठीक है। हीट चेंज नहीं होगा तो उस कंडीशंस को क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक कंडीशंस। तो क्या है, जब किसी गैस में से जो है आपकी साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं उस टाइम पे उसका जो टेम्परेचर चेंज हो सकता है, ठीक है। मतलब कंडीशन जो है वो आइसोथर्मल कंडीशंस नहीं है, लेकिन कंडीशन कौन सी है, एडियाबैटिक कंडीशन है। एडियाबैटिक कंडीशन का मतलब है कि सिस्टम में कोई हीट चेंज नहीं होगा, ना तो वो बाहर से कोई हीट अब्जॉर्ब करेगी और ना ही अपनी हीट को रिलीज़ करेगी, ठीक है। तो उस केस में आपका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई आएगा दैट विल बी इक्वल टू गामा
इंटू प्रेशर। जो पहले पिछला केस किया था हमने आइसोथर्मल वाला, उसमें हमने क्या कहा था, जो ई है दैट इज इक्वल टू पी, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस। लेकिन इसमें एक गामा जो आपका कांस्टेंट है वो बीच में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो गामा कांस्टेंट ऐड होगा, साथ में क्या आएगा, प्रेशर। ये गामा की वैल्यू मैं आपको लास्ट पे एक्सप्लेन करती हूँ, उससे पहले डेरिवेशन कर ले हम। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा, वेलोसिटी क्या था, रूट ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टीज डिवाइड बाय डेंसिटी। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी की जगह पे हमने क्या, ई की जगह पे क्या लिख लिया, गामा एंड पी एंड डिवाइड बाय डेंसिटी आ गया आपका। तो गामा की वैल्यू फॉर गैसेस क्या होती है, एयर, फॉर एयर क्या होती है, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, जो हमारा रूम टेम्परेचर पे, रूम, अभी हम रूम में बैठे हैं तो नॉर्मल हमारा जितना टेम्परेचर है और जितना एयर का प्रेशर है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशंस में जो गामा कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.4। तो हमने वेलोसिटी में गामा की वैल्यू 1.4 एंड प्रेशर जो नॉर्मल एयर, जैसे अब एयर में जितना प्रेशर है वो लिख दिया, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ एयर लिख दिया। तो पुट करके जो हमने वैल्यू निकाली है वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ साउंड की, दैट इज 331.3 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी गैस में स्पीड इतनी सी होती है ना साउंड की, तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से ये जो डेरिवेशन करके वैल्यू निकाली है ये बिल्कुल सेम आ रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो लैप्लस ने कंडीशन ली थी कि एडियाबैटिक कंडीशंस होती हैं जब क्या है, साउंड ट्रेवल करती है, तो वो कंडीशन बिल्कुल ठीक ली थी उसने। एंड उसके बाद क्या है, उसने क्या कहा कि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता मीडियम का, जो टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करती है स्पीड ऑफ साउंड। जिस मीडियम का टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, मान लो कोई चीज़ गर्म है तो उसमें स्पीड तेज, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, उसमें स्पीड तेज भागेगी जिस चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जिस चीज़ का टेम्परेचर कम होगा, जहाँ कोल्ड होगी चीज़, उसमें स्पीड ऑफ साउंड कम होगी, ठीक है। सो स्पीड ऑफ साउंड क्या है, एक तो देखो सॉलिड में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गैसेस, ठीक है, ये तो मीडियम हो गया ना किस पे, लेकिन उसके साथ साथ मीडियम के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो स्पीड भी इंक्रीज़ होगी। एग्जाम्पल ये है, जैसे एयर में अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो स्पीड ऑफ साउंड 331 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन अगर उसी गैस का टेम्परेचर अगर हम 22 डिग्री सेल्सियस लें तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड 344 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, बढ़ जाएगी वो, ठीक है। एंड फर्दर क्या है, स्पीड ऑफ साउंड उन्होंने बताई हुई है 25 डिग्री सेल्सियस पे डिफरेंट मीडियम्स में, डिफरेंट गैसेस में उसकी स्पीड कितनी है वो बताई है, सॉलिड्स में कितनी है वो बताई है, एंड लिक्विड्स में कितनी है। ये जो ऊपर दिया हुआ है ये आपके सॉलिड्स हैं, उन्होंने गलत मिसप्रिंट कर दिया उन्होंने, ये जो लिक्विड है और ये है गैसेस। आपको ये वैल्यू लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यहाँ से देख के आप कंपैरिजन कर सकते हो। देखो गैसेस में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कम है, देखो सॉलिड्स में क्या है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किस सॉलिड में है, एल्यूमिनियम में स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और गामा की जो वैल्यू आई है, गामा क्या होता है, गामा इज इक्वल टू CP/CV। अब C क्या है, CP क्या है, C क्या है, स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट क्या होती है, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी चीज़ है, कोई भी लिक्विड है, मान लो मेरे पास, उसका टेम्परेचर जो है उसका है, मान लो टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है, मान लो मेरे पास पानी है उसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है। अब मैंने इसके टेम्परेचर को बढ़ा के 3 डिग्री सेल्सियस करना है, ठीक है, तो मुझे इसे गर्म करना पड़ेगा ना, गर्म करना पड़ेगा तो मुझे इसे हीट देनी पड़ेगी ना, है ना, गर्म करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए गर्म करना पड़ेगा मुझे। यहाँ कोई टेम्परेचर पानी है जो 25 डिग्री सेल्सियस पे, या कोई भी लिक्विड कितने टेम्परेचर पे है, उसको मैंने 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है। तो 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए मुझे जितनी हीट चाहिए होती है दैट इज़ नोन एज स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो गामा क्या होता है, स्पेसिफिक हीट की रेशियो होती है। अब मान लो ये लिक्विड मैंने ले लिया, इस लिक्विड का मैंने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर है कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन में उसका मैंने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है, तो कितनी हीट मुझे चाहिए, दैट विल बी CP, ठीक है। CV क्या होगा, CV होगा कि मान लो मैंने लिक्विड ले लिया, उसका मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम कांस्टेंट रख के मैं उसको जितनी हीट दूंगी सो दैट कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए, राइज कर जाए, तो उस टाइम पे मैं कितनी हीट दूंगी, दैट इज इक्वल टू CV।
सो गामा क्या है, गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ओवर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो क्या आ गया, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या है, कोई भी लिक्विड, कोई भी मटेरियल, सॉलिड, लिक्विड या गैस, ठीक है, उसको क्या है मैंने प्रेशर कांस्टेंट रख के उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए मुझे जितना हीट एनर्जी की यूज़ करना पड़ेगा उसको हम स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। तो सिमिलरली ये सी बी क्या है, किसी भी लिक्विड, किसी भी मटेरियल का वॉल्यूम कांस्टेंट रख के उसका टेम्परेचर को 1 डिग्री रेज करने के लिए मुझे जितनी स्पेसिफिक हीट देनी पड़ रही है दैट इज़ सी बी। और गामा क्या है, रेशियो ऑफ बोथ, स्पेसिफिक हीट्स की रेशियो है लेकिन ऊपर क्या आएगी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वहाँ से गामा की वैल्यू आई है, वो वाला गामा कांस्टेंट यहाँ पे पुट किया गया है। बाकी आपको डेरिवेशन मैंने दे दी है। If you still find any doubt in this topic, then feel free to call me.